तो स्पेयर में ग्रेट लॉर्ड एपिसोड 34 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लू शाय ने उस बंदे को मार दिया है तो मोटा उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बंदा एक जासूस था, एक बहरूपिया आदमी था, ये चाइनीज नहीं था बल्कि विदेशी था जो कि आया था जबरदस्ती रियंस में कुछ करने। तो तुमने इसे मार के सही किया, लेकिन अब यहाँ पे ये सोच रहा है कि यार मैंने लू शाय को ये सारी बात क्यों बोली। मतलब यार उसने एक बंदे को मारा है तो उसको थोड़ा सा डर लगना चाहिए, लेकिन उसे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी उसे डर लग रहा है। ऊपर से एकदम मतलब एटीट्यूड वाली एकदम गुस्सेल लड़की का भी जैसा मतलब हरकतें वो कर रही है। ऊपर से मुझे ही डर लगने लगा था, लेकिन मुझे अब डर लगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मतलब कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, एक जासूस था और ये मरना डिजर्व करता था। और मुझे भी लू शाय से गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने सही बंदे को मारा है, किसी मतलब मासूम बंदे को नहीं मारा है। और लू शाय से पूछती है क्या मतलब तुम्हें डर लग रहा है या बुरा लग रहा है कि तुमने किसी बंदे को मार दिया है। तो लू शाय बोलती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि ये जमीन के अंदर से आ रहा था और कोई नॉर्मल बंदा इसे जमीन के अंदर से नहीं आता। और मुझे लगा ही था कि अजीब बंदा है जिस कारण मैंने हमला किया और ये मर गया। ठीक ही हुआ, अच्छा हुआ ये मर गया। इसके बाद लू शाय सोचने लगती है कि जो बंदा है जिसको अभी मैंने मारा, इसके अंदर के मतलब जो एनर्जी वगैरह रहते हैं उनके मतलब एक टाइप के 7 लेवल रहते हैं, लेकिन इसमें जो तीसरा और 7वां था वो ब्लॉक हो चुका था। और ऐसा मतलब लू शू ही किसी के साथ करता है, जब वो किसी के साथ लड़ाई करता है और अपना मतलब तलवार से हमला करता है तो उस पर ऐसा कर्ज छूट जाता है जिसके बाद से मतलब वो एनर्जी उसका एक्टिवेट नहीं हो पाता। और इस बंदे से भी वो एनर्जी एक्टिवेट नहीं हो रहा रहता है। और हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था जो तलवार का छोटा सा लग जाता है उस बंदे को तो उसका अजीब सी फीलिंग होने लगती है, उसको शराब लग जाता है। वो असल में ये यही शराब था। और लू शाय समझ आती है कि लू शू इस बंदे के साथ लड़ रहा रहता है। इसका मतलब साफ साफ है कि लू शू इसके साथ लड़ रहा था और इसको मारने की कोशिश करने वाला था, लेकिन ये बच गया होगा और भागने की कोशिश कर रहा था। तो मतलब ये मतलब बराबर ही पड़ा कि मैंने इसे मारा या लू शू ने मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब लू शू इसको मारने की कोशिश कर रहा था तब मतलब गारंटी है कि ये बंदा पक्का कोई बुरा ही बंदा होगा। और जो मोटा है वो मोटे को भी मतलब अभी तक शक नहीं हुआ है कि इस बंदे के साथ लू शू लड़ रहा था। तो वही देखती है मोटे की तरफ, तो मोटे तो सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि अरे यार इस बंदे को पहले से चोट लगा था, कहीं ये लड़ाई तो नहीं कर रहा था किसी के साथ। मतलब मोटे को अभी तक शक नहीं हुआ कि ये मतलब कहीं ये पहले से लड़ के आया किसी से और लू शू से लड़ के आया, उसको भी कोई शक नहीं हुआ है। और इसके बाद लू शाय मोटे से बोलती है कि जा उस बॉडी के पास जा के देख उसके पास क्या है, कोई चीज़ है क्या। तो मोटा बोलता है अरे यार मैं क्यों जाऊँ। तो लू शाय बोलती है क्या तुम मुझसे ना बोल रहा है, तू नहीं जाएगा। तो मोटे की फट जाती है, बोलती है नहीं नहीं मैडम मैं जा रहा हूँ। और जाता है बॉडी के पास, देखता है तो देखता है कि कुछ नहीं है। तो लू शाय सोचती है कि अरे यार मतलब ये बिना कुछ लिए कुछ मतलब हमला वमला के लिए वेपन वगैरह भी इसके पास नहीं था और ऐसी रील्स के अंदर आ गया। कोई बात नहीं, इसका मतलब सॉल मैंने मतलब इसका आत्मा मैंने ले लिया है तो इसके आत्मा के जरिए मैं इसका मेमोरी देख सकती हूँ। तो मेमोरी देखने लगती है इस बंदे का मेमोरी। तब वो देखती है कि मतलब ये थोड़ी देर पहले ये लू शू के साथ लड़ाई कर रहता है, ऐसा वैसा हमला करता है और लू शू भी इसके ऊपर हमला करता है। और मतलब पूरा ऐसा सोच रही है कि हाँ भाई क्या क्या इसके मेमोरी में हुआ है और सब देख रही है। तो मोटा पूछता है अरे तुम कुछ कर रही हो क्या, तुम्हें क्या मतलब इसका कुछ पता चला इसके बारे में। तो लू शाय वो झूठ झूठ बोल देती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता चला, क्योंकि वो सच नहीं बता सकती कि उसके पास ऐसी ऐसी एबिलिटी है। और मतलब मोटा बोलती है मतलब लू शाय मोटे को मोटा बोलती है कि हाँ 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 कुछ नहीं पता चला मोटे। जो सुनने के बाद वो मोटा बोलता है अरे तुम मुझे मोटा क्यों बोल रही हो, बस मैं थोड़ा सा ही मोटा हूँ। तो लू शाय बोलते हैं अच्छा ठीक है थोड़े से मोटे। और वो फिर मोटे से पूछती है क्या तुम्हें मतलब एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हारा लेवल अप करना है हेवनली नेटवर्क में। अब गाइस हेवनली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ मतलब वो लोग रहते हैं जिनके पास सुपर पावर है और उनका भी एक लेवल रहता है। सबसे पहले लेवल रहता है मतलब नॉर्मल स्टूडेंट वगैरह का, उसके बाद लेवल रहता है मिडल लेवल जहाँ फिलहाल के लिए लू शू है। और मिडल में मतलब 2 रहता है, मिडल में मिडल फर्स्ट और मिडल सेकंड, जिसमें लू शू मिडल फर्स्ट पर है। और मतलब बाकी दूसरे लोग हो गए जैसे बुढ़ाऊ ली हो गया या फिर एरन एगर जैसा दिखने वाला जो बंदा था वो सबसे ऊपर वाले पे आते हैं। और ये जो मोटा है वो मोटा अभी नीचे वाले लेवल पे आता है मतलब स्टूडेंट लेवल पे। तो लू शाय उसे पूछती है क्या तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, तुम्हें अपना लेवल अप करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में हेवनली नेटवर्क में। तो मोटा बोलता है कि हाँ हाँ करना है लेकिन कैसे। तो लू शाय बताती है कि देखो ये बंदा तो मतलब था एक बुरा बंदा था, ये जासूस था और मैंने इसे मार दिया, मतलब ये एक अच्छा काम हुआ। लेकिन तुम ऑर्गेनाइजेशन को ये बता सकते हो कि इस बंदे को तुमने मारा है, मैंने नहीं मारा है, फिर वो लोग खुश हो जाएंगे, फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारा लेवल बढ़ेगा और तुम मतलब स्टूडेंट लेवल से मिडल लेवल पे आ सकते हो। और ये जो बंदा जिसको अभी हमने मारा वो मतलब कोई एकदम नॉर्मल बंदा नहीं था बल्कि ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तुम्हारा लेवल उतना बढ़ने का चांसेस है। तो मतलब अगर तुम दिखाए इसका फोटो वगैरह खींच के अगर तुमने भेज दिया ऑर्गेनाइजेशन को हेवनली नेटवर्क को तो उनको लगेगा कि हाँ भाई तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे को मारा है, तो तुम्हारा लेवल ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। और ये सुनने के बाद मोटा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्या तुम
सच बोल रही हो लूशायो? क्या सच में मतलब मैं बता सकता हूँ कि इसको मैंने मारा? यार फिर तो मेरा लेवल बहुत बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, फिर लड़की लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर लड़की इधर से उधर होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो लूशायो बोलती कि अरे यार लेकिन ऐसे फ्री में नहीं। तो मोटा बोलता तो तुम्हें क्या चाहिए? तो लूशायो बोलती है तुम्हारे पास जो हाथ में घड़ी है ना वो घड़ी मुझे दे दो। तो ये सुनने के बाद वो मोटा सोचता है यार तुम भी बल्कि लूशू जैसे हो, उसको भी घड़ी वगैरह चाहिए, तुम्हें भी वही चाहिए। तो ये मोटा समझाने लगता है लूशायो को, देखो इस बंदे को जो हमने मारा है इसके बाद जब हम ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे तो हमारा लेवल तो बढ़ेगा, मतलब उसकी कीमत लगभग लाखों रुपये में होगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये घड़ी दिया और घड़ी जाके तुम बेचोगी तो तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम रियून्स के बाहर आ जाएंगे तब तुम हमारे फैमिली के अंडर काम कर सकती हो, तब तुम्हें बहुत सारे पैसे वगैरह भी मिलेंगे, प्लस तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा होगी और तुम्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सुनने के बाद लूशायो सोचने लगती है कि अगर लूशू को ये ऑफ़र मिला तो वो क्या सोचेगा। तो उसे पता चल जाता है कि लूशू इस ऑफ़र को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था कि वो बड़े बड़े अमीर फैमिली के अंडर काम करने से मना कर देता है। और वो ये मतलब कहता है कि देखो लूशायो, मुझे मतलब ये सारे चीज़ों पे भरोसा नहीं है, बाहर के लोगों में मुझे कोई भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पे भरोसा है। तो ये लूशायो समझ जाती है कि लूशू कभी भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगा और मुझे भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए मुझे किसी अमीर फैमिली के अंडर काम नहीं करना, मुझे बस ये घड़ी दे दे। अब मोटे को बोलती है देख मोटे, मुझे मतलब काम कर और काम के बदले कुछ मिल जाए वही ठीक होता है। अभी मैंने तुझे दे दिया इस बंदे का लाश, तो मुझे अभी चीज़ दे दे, मुझे बाहर कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी फैमिली के अंडर नहीं आना, तो बस मुझे अपना घड़ी दे दे। तो मोटा बोलता है अच्छा ठीक है मैडम ले लो। तो घड़ी दे देता है और कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, ये घड़ी दे देता हूँ, लेकिन रियून्स के बाहर आएंगे अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम तभी भी सोच सकती हो, मेरी फैमिली के अंडर आके काम कर सकती हो। लेकिन लूशा को किसी के अंडर काम नहीं करना, ना ही लूशू को करना है। तो वही मतलब सोच रही है कि नहीं मुझे नहीं करना, ना ही लूशू को करना है। और तभी ध्यान जाता है कि जो बॉडी है उस बॉडी के मतलब हाथ में एक अंगूठी है, तो उस अंगूठी को निकाल लेती है, जो देखने के बाद मोटा बोलता है यार तुम सच में अपने भाई लूशू जितनी ही लालची हो। उसके बाद लूशायो मोटे को बोलती है देखो अब पूरा काम हो चुका है, इसलिए फोटो वगैरह इस बॉडी का खींचो और ऑर्गेनाइजेशन में भेज दो कि हाँ इसको तुमने मारा। और देखना फोटो ऐसा खींचना कि लगे कि भाई बहुत खतरनाक मौत हुई है और ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक था, स्पेशली इसके जो मतलब चोट वगैरह लगे हैं, इसका दांत वगैरह टूटा है, वहाँ का फोटो हाईलाइट करके खींचना, जैसे क्राइम पेट्रोल और CID में लेते हैं ना वैसी बिल्कुल इसकी फोटो लेना। और यह सुनने के बाद मोटा सोचता है यार मैंने सुना था कि ये सारे कारनामे लूशू करता है, लेकिन जब अब तुम्हें ऐसा ये सब करते हुए देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम लूशू से ज़्यादा खतरनाक हो, क्योंकि वो तो थोड़ा मतलब मैच्योर है, वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन तुम तो अभी बच्ची हो और तुम्हारे दिमाग में भी ये सब आता है, मतलब तुम एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। तो फिर वो मोटा फोटो वगैरह खींचने लगता है उस बॉडी का, और खींचने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर देता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे यार अब मैंने भेज दिया, मेरी तारीफ होगी, मेरा लेवल बढ़ेगा, मेरी थोड़ी इज्जत होगी। उसके बाद जितनी भी लड़कियां हैं मेरे स्कूल में, मेरे पड़ोस में, हर जगह मेरे पीछे पड़ जाएंगी, सिर्फ मेरे पीछे आएंगी, मेरा नाम लेते फिरेगी चैंग चैंग चैंग, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो लूशायो रहती है अपने स्कोर पे बैठ के निकल जाती है लूशू को ढूंढने। तो ये मोटा देखता है क्या ये लूशू को ढूंढने जा रही है, तो रोक लेता है लूशायो को और कहता है कि देखो रात के समय में जो पेड़ वगैरह वो हमला कर देते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होगा और 1 घंटे में सुबह होने वाली है और लूशू स्ट्रांग है, मतलब 1 घंटे में तो उसका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, इसलिए 1 घंटे बाद जाना। तो लूशायो भी सोचती है कि लेकिन ये सारे पेड़ है वो मुझ पर हमला नहीं करते, लेकिन ये मोटा अगर मेरे साथ रहा तो इसको पता चल जाएगा कि मुझ पर हमला नहीं करते। और लूशू ने मना किया किसी को बताने के लिए, इसलिए चलो 1 ही घंटे का सवाल है ना, 1 घंटे के लिए मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। तो वो वहाँ पे रुक जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है लूशू पर, जिसने मतलब उस बंदे को मारा था। उसके बाद आसपास मतलब उसका निशानी चेक कर रहा है कि बढ़ने से पहले उसका कहीं आसपास कुछ गिरा तो नहीं, और उसको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता बल्कि रेत वगैरह मिलता है जिससे वो हमला करा रहता है। और रेत वगैरह देख रहे कि हाँ भाई इसमें क्या अजीब है। तभी उसको याद आता है कि जो चेंग बेली यानी जो बुढ़ाऊ है वो बुढ़ाऊ को छोड़ के यहाँ पे आ चुका है, और बुढ़ाऊ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कहीं मतलब कोई डर जाता है पूरा कि कहीं कोई जानवर वगैरह आकर उनको खा तो नहीं लिया, कहीं वो मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे। और भाग के चेंग बेली यानी उस बुढ़ाऊ के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो बुढ़ाऊ ऐसे मरे पड़े हुए हैं एकदम, जैसे उनमें से जान निकल गया है। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगला चैप्टर भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चेंग बेली ऐसे पड़े हुए हैं तो लूशू उसके पास जाता है और देखता है कि अरे यार कहीं हम मर तो नहीं गए, और चिल्लाने लगता है बुढ़ाऊ आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते यार, अभी अभी तो हम मिले थे, अभी तक हमने रियून्स का कोई खजाना भी अभी तक नहीं ढूंढा और आप मुझे छोड़ के चले गए। तो मतलब बुढ़ाऊ उड़ भी जाते हैं और कहते हैं अरे मैं जिंदा हूँ, अभी इतना जल्दी शौक मत मना, चुपचाप वहाँ बैठा मत रहा, मेरी आके मदद कर। तो लूशू बोलता है अच्छा माफ
कीजिए, मुझे लगा कि आप टपक गए। तो लूशु उठाता है उन्हें, मतलब उनकी इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि वो अब खुद से चल भी नहीं सकते। और मतलब देखता भी है लूशु, कह रहे यार इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब वो बंदा पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मतलब पहले से ये इतने स्ट्रॉन्ग है, इनकी भी इतनी हालत उसने ख़राब कर दी। मतलब बंदा स्ट्रॉन्ग था लेकिन मैंने उसको हरा दिया, मतलब मैं हूँ काफ़ी ज़्यादा कमाल का। वही तभी वही चेंग बेली देखते हैं, मतलब बुढ़ाऊ देखते हैं कि अरे यार ये बंदा उस बंदे के साथ लड़ने गया था लूशु, लेकिन इसको थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी। ऊपर से उस बंदे ने मेरी इतनी हालत ख़राब कर दी और लूशु तो मुझसे भी कमज़ोर है, तो इसकी हालत क्यों ख़राब नहीं हुई। तो लूशु से पूछता है अरे यार तू उससे लड़ने गया था लेकिन तुझे चोट वगैरह नहीं लगी, ऐसे कैसे। और लूशु से पूछता है कि भाई तू वहाँ से बच के कैसे निकला। तो लूशु बोलता है अरे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो खुद ही मुझसे डर के भाग गया। तो ये सुनने के बाद बुढ़ाऊ बोलते क्या खुद से तुझसे मतलब डर के वो भाग गया, ऐसे कैसे हो सकता है, तूने क्या किया, तूने उसके साथ लड़ाई कैसे की। तो यहाँ पे लूशु सोचता है अरे यार मैंने तो पूरी जान प्राण लगा दी थी उसके साथ लड़ने के लिए, अपना भाला, अपना पूरा जितना अटैक था, अपना पूरा प्रोटेक्शन का कोटिंग था वो सब ऑन किया था। आखिर में एक एरो भी आना पड़ा, मतलब लाना पड़ा उसके साथ लड़ने के लिए, लेकिन ये सारी बातें मैं बुढ़ाऊ को नहीं बता सकता। इसलिए बोलता है कि अरे मैं जब लड़ाई कर रहा था ना तब मेरा लेवल बढ़ गया और मैं स्ट्रॉन्ग बन गया और मतलब मैंने उसको हरा दिया और वो भाग गया वहाँ से। तो बुढ़ाऊ बोलता है लेवल बढ़ गया कितना, पहले तो ई था कि अब तो डी हो गया। तो लूशु बोलता है गेस कीजिए। तो बुढ़ाऊ बोलता है कि अरे यार क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है, चुपचाप बता ना क्या हुआ। तो लूशु बोलता है अच्छा ठीक है गुस्सा मत कीजिए, मैं सी लेवल पे पहुंच गया। तो ये सुनने के बाद चेंग बेली सोचते हैं क्या सी लेवल पे, मतलब ई के बाद डायरेक्ट सी, मतलब ये डी पे भी नहीं पहुंचा। और सोचता है कि ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब दुनिया में काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो एक लेवल पार करके डायरेक्ट ऊपर के लेवल पे पहुंच चुके हैं। और मतलब ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये बंदा लूशु। और उसके बाद वो मतलब वो चेंग बेली बुढ़ाऊ मतलब बैठ जाते हैं और फिर मेडिटेशन करने लगते हैं। उनका जो शरीर पूरा डैमेज हुआ है, जो चोट लगी है, हील करने की कोशिश करते हैं। और ये सोच रहे हैं कि जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे में पहले जितनी ताकत नहीं बची, इसलिए मतलब जो मेरा पोजीशन है इस हेवनली नेटवर्क में, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे और पोजीशन पे आए, मतलब मेरी जगह पे कोई और बंदा आए। लेकिन मेरे को कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा नहीं मिला जो कि मेरे पोजीशन के काबिल हो। लेकिन ये जो लूशु है ये मुझे लग रहा है कि मेरे पोजीशन के काबिल है, तो मतलब इसको मैं अपना अगला इनहेरिटर बना सकता हूँ, मतलब ये मेरे पोजीशन पे आगे से जा सकता है मेरे मरने के बाद। और अपना मेडिटेशन को कंटिन्यू करते खुद का बॉडी हिल करने की कोशिश करते हैं। सोचते जो मेरा फाउंडेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है हेवनली नेटवर्क, उसको मतलब जल्दी से जल्दी मुझे जाके संभालना पड़ेगा। प्लस अभी मेरा हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ और कोई फिर से अगर स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया इस रेंज के अंदर तो शायद इस बार सारे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ अभी फिलहाल के लिए कि मैं वो सबसे लड़ पाऊँ। और फिर वो बुढ़ाऊ लूशु से कहते हैं कि एक बार सुबह हो जाएगी तब मुझे तुम रियून्स के सेंटर में लेके जाना, मतलब पूरे रियून्स के बीच में लेके जाना मुझे। तो लूशु बोलता है अच्छा ठीक है मैं आपको पहुँचा दूंगा। उसके बाद मतलब सुबह हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है लूशायो पे, जो कि अब उठ चुकी है और मतलब निकल चुकी है, क्योंकि रात था जिस कारण वो निकल नहीं पा रही थी, लेकिन अब निकल जाती है। और जो मोटा रहता है वो लूशा से कहता है यार फिर से ध्यान दो, घड़ी वगैरह से कुछ मिलेगा नहीं, मेरे फैमिली के अंडर तुम काम करने लग जाओ, क्योंकि जो मतलब इनाम तुमने मुझे दिया है उस बंदे का लाश वो लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा ऊपर का है, और घड़ी मतलब क्या 5,000 का भी ना होगा। ये सुनने के बाद लूशा बोलती है अगर ऐसी बात है तो मुझे एक चेक साइन करके दे दे या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट लिख के दे दे कि तुम मुझे 4.5 लाख रुपया देगा, क्योंकि 5 लाख का तो इसी मैंने तुझे इनाम दे दिया। ये सुनने के बाद मोटा सोचता है क्या मतलब सच में मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, और मतलब बोलने लगते हैं कि नहीं मेरे पास पेन पेपर है नहीं तो मैं तुम्हें लिख के कैसे दूं। तो लूशा बोलती है कोई बात नहीं मेरे पास है पेन पेपर, ये ले, और मोटे को देती है और मोटे की फटके 4। और इसके बाद लूशा वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे उस बंदे के और लूशु के बीच में लड़ाई हुआ था, जहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा पूरा इधर से उधर सब टूटा फूटा था, पूरा ज़मीन फटा हुआ था। और लूशा आयो थोड़ा सा मतलब घबरा जाती है कि यार कहीं लूशु को चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि एरिया देख के लग रहा है कि यार यहाँ पे बहुत खतरनाक लड़ाई हुई है। इसलिए अपने सुअर पे निकल जाती है, मतलब ढूंढने के लिए आगे लूशु को। तभी पीछे से मोटा बोलता है अरे यार मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हो, मुझे भी लेके जाओ। और वो पीछा करने लगता है लूशा को सुअर का। लूशा एंड में वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ सबसे पहले बुढ़ाऊ और उस बंदे के बीच में लड़ाई चालू था, और वहाँ पे भी लूशु नहीं दिखता। और मोटा भी वहाँ पे पहुँच जाता है और मोटे पे मतलब गुस्सा करने लगती है कि देख मोटे मैं बोल रही थी ना कि रात में चलो निकलते हैं फिर हम लोग पहुँच जाएंगे, तूने बोला नहीं दिन में जाते हैं, देख दिन में आए तो वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और मोटे की फिर से फट के 4 मतलब सिर्फ अपनी फटवाने के लिए ओरियंस के अंदर आया है, फटवाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं रहा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लूशु और वो चेंग बेली पे, और वो बुढ़ाऊ को मतलब वही चेंग बेली को लिया हुआ है और उनके मतलब चलने के हालत में नहीं है। तो लूशु पकड़ा हुआ है और देखता है कि अरे यार सच में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बंदे ने सच में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। और सोचता है कि एक बार मतलब मैं इनका हाथ छोड़ कर देखता हूँ शायद ये चल पाए, तो वो हाथ छोड़ देता है लेकिन वो चल नहीं पा रहे रहते, वो गिरने वाले रहते हैं। तो लूशु पकड़ लेता है और कहता है अरे रुकिए रुकिए संभालिए संभालिए, मतलब धीरे धीरे आपका हाथ पकड़ के अब धीरे धीरे पैर बढ़ाइए फिर चलने की कोशिश कीजिए। और ये सुनने के बाद मतलब बुढ़ाऊ को गुस्सा आ जाता है कि अरे यार मैं छोटा बच्चा हूँ क्या, ऐसे छोटे बच्चे को करते हैं जब उनको चलने नहीं आता। और तभी लूशु बोलता है कि यार छोटे बच्चे नहीं हो लेकिन मतलब आपको चोट लगा है, कोई बात नहीं मैं आपको अपने पीठ के ऊपर टांग के ले जाता हूँ। और पीठ पे टांग के ले जाने लगता है और प्लस अपने स्पिरिचुअल मैप में देखने लगता है। और उससे
तब पता चलता है जो मतलब वो बंदा था, जो जासूस जिसको लूशाओ ने मार दिया, वो एक फॉरेनर था और उसका नाम था एंथनी स्मिथ। और वो बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उससे इसको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट मिले हैं। तभी देखता है कि बुढ़ाओ की तरफ से भी इसको पॉइंट मिल रहे हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा कि यार बुढ़ाओ की तरफ से कैसे मुझे मिल रहे हैं, उनको तो मैंने अपने पीठ के ऊपर बैठाया है। तभी देखता है कि बुढ़ाओ का मुंह कहीं झाड़ पे है, हाथ कहीं और है, मुंह कहीं और है, जिस बात पे गुस्सा कर रहे कि अरे भाई मुझे कम से कम सही से तो उठा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।